नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप सबका अभिनंदन, स्वागत। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के पुलिस थानों का हम रिकॉर्ड खंगालें तो महिलाओं की ओर से जो मामले अत्याचार, अनाचार, नाइंसाफ़ी, धोखाधड़ी, दुष्कर्म, छेड़छाड़ जैसे जो मामले महिलाओं की ओर से पुलिस थानों में दर्ज करवाए जाते हैं, उन मामलों में जो आरोपी व्यक्ति होता है वह पीड़ित महिला का, अधिकांश मामलों में वह पीड़ित महिला का निकट का व्यक्ति होता है, निकट का परिजन होता है और निकट का ही दोस्त होता है। यानी महिलाओं के साथ जो नाइंसाफ़ी, अत्याचार और जो अनाचार हो रहा है उसमें परायों का ज़्यादा हाथ नहीं होता बल्कि उसके अपनों का ही हाथ होता है। तो कुछ इस तरह की समाज में हमारी अभी भी बहुत बड़ी विसंगतियां हैं, कमियां हैं, जिन्हें ना तो पुलिस दूर कर सकती है, ना प्रशासन दूर कर सकता है। उन्हें हम जैसे नौजवान, एक समझदार इंसान अगर आगे आकर इस जो परिपाटी चल रही है, जिस तरह का जो वातावरण चल रहा है, इसको दूर करने के लिए हमें सख्ती से कदम उठाने होंगे, एक जन जागृति पैदा करनी होगी। खैर, मैं यहाँ पे भाषण देने के लिए आपके सामने नहीं आया। मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से महिलाओं के साथ उसके अपने ही अत्याचार कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं। इसी तरह का एक ताज़ा मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर के बिल्कुल निकट जयपुर ग्रामीण ज़िले में कालाडेरा थाने में पीड़ित महिला ने 2021 में अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी के मामले में मुकदमा आरोपी लोगों के खिलाफ़ करवाया था। और ये आरोपी लोग कोई दूसरे नहीं थे बल्कि उसके देवर, यानी उसके जो महिला है उसके चाचा के लड़के हैं। 3 लड़के हैं और उन 3 लड़कों के ख़िलाफ़ उस महिला ने 420 आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 472, 120 बी की धाराओं के तहत ये मामला अपने चाचा के लड़कों के ख़िलाफ़ दर्ज करवाया था और बताया था कि उसकी जो माता पिता हैं उसकी पुश्तैनी ज़मीन में उसका जो हिस्सा आता है, करीब 7 बीघा ज़मीन का जो हिस्सा है, उस हिस्से को जो उसके चाचा के लड़के हैं उनमें से एक लड़के मोहन ने दत्तक पुत्र बनकर फर्जी तरीके से पहले गोदनामा बनाया और फिर उसके बाद में वसीयत बनाई और फिर वसीयत, इन फर्जी गोदनामा और वसीयत के आधार पर एसडीएम कार्यालय से जो उस महिला को जो अपने माता पिता की पुश्तैनी ज़मीन में से जो हिस्सा मिलने वाला था, उस हिस्से को बिना उससे उसकी जानकारी में लिए अपने नाम करवा लिया। यानी करीब ये 7 बीघा ज़मीन का मामला है जिसमें महिला के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हालांकि ये 7 बीघा ज़मीन में से एक बहन और है इस पीड़ित महिला की, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी अभी 3.5 बीघा ज़मीन का ये मामला है और वो 3.5 बीघा ज़मीन के अपने हिस्से के लिए वह लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अनपढ़ है, ज़्यादा जानती नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उसने अपने एक बेटे के साथ, उसका बेटा कुछ ग्रामीणों के साथ मेरे पास आया था। उसने कहा था कि करीब 1 साल होने को आया, लेकिन कालाडेरा थाने में जो एफआईआर संख्या है 169/2021 के मामले में अभी तक पुलिस की जांच कंप्लीट नहीं हुई है। और पीड़ित पक्ष का ये आरोप है कि पुलिस को उनसे अब इस मामले में ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रह गई है, क्योंकि पुलिस इस मामले में सिर्फ आरोपी जो व्यक्ति है उनकी ही सुनवाई कर रही है या उन्हें ज़्यादा तवज्जो दे रही है। कुछ इस तरह का आरोप पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस के खिलाफ़ लगाया जा रहा है। तो जो इसमें पीड़िता देवी गीता देवी है, जो कालाडेरा की रहने वाली है, वह उसने जो उसका बेटा ग्रामीणों के साथ आया था, उसने कहा था कि आप इस मामले को मीडिया में ले जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दीजिए। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का काम मेरा नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो आपको खुद अलग कुछ देखना होगा। मेरे से जितना कुछ हो सकता है, जितना मैं कुछ कर सकता हूँ, जितना मैं अधिकारियों के पास जाकर आपकी पीड़ा को बता सकता हूँ, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं
आपके लिए कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इतना ज़रूर कर सकता हूँ मैं आपके लिए, जो मेरे मित्र हैं जो अलग अलग दफ्तरों में बैठकर काम करते हैं, आप उनके पास जाइए, अपनी पीड़ा बताइए, हो सकता है वे आपके काम आए। खैर, उस जो महिला ने 100 बालाडेरा में जो FIR संख्या 169/2021 में जो पीड़िता देवी है, उसका नाम गीता देवी है। उसका नाम गीता देवी है, विधवा महिला है, और वह ये कहती है कि उसकी जो माँ है रमशा देवी, उसका जो पिता था उसके निधन के बाद में जो गीता देवी कहती है कि मेरा जो चाचा का लड़का है मोहन, श्रावण और सूरज, इनमें से मोहन ने पहले दत्तक पुत्र बनने का नाटक रचा, यानी वह दत्तक पुत्र बनता है, यानी फर्जी तरीके से वह गोदनामा पहले तैयार करवाता है। उसमें रमशा देवी के अंगूठे की निशानी के तौर पर वह लेता है। अब अंगूठा निशानी रमशा देवी की है या नहीं, ये तो पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन गीता देवी का आरोप है कि ये जो अंगूठा निशानी है वसीयतनामा में और गोदनामा में, वह उसकी मां रमशा देवी की अंगूठा निशानी बिल्कुल भी नहीं है। रमशा देवी को तो ये पता ही नहीं है कि कब गोदनामा बना और कब वसीयतनामा बना। रमशा देवी जिंदा नहीं है, अगर वह जिंदा होती तो ये सारी इतनी चीज़ें नहीं होती, सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाती, लेकिन रमशा देवी का निधन हो चुका है। फर्जी गोदनामा और फर्जी वसीयत बनाने का जो आरोप यहाँ पर मोहन पर लगा है, मोहन जो पीड़िता गीता देवी के चाचा का लड़का है, उसने फर्जी गोदनामा और फर्जी वसीयत सन 2001 में बना ली थी, और उसके बाद में इसने 2015 में उसने SDM कोर्ट जो चोमू लगता है वहाँ पर उसने जो गीता देवी है, और गीता देवी की बहन एक कमला देवी और है, लेकिन कमला देवी की मौत हो चुकी है, इसलिए अब वो गीता देवी ही अपने ज़मीन के हिस्से की लड़ाई लड़ रही है, और उसी ने काला डेरा में मामला दर्ज करवाया है। तो 2015 में अब एक सोची समझी रणनीति के तहत, सोची समझी साजिश के तहत जो मोहन है वह अपने भाइयों श्रावण और सूरज को साथ लेकर जो गीता देवी की जो पुश्तैनी, जो उसकी माता पिता की जो ज़मीन है, जो हिस्से वाली ज़मीन है, जो राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है, उस ज़मीन को हड़पने के लिए, उस ज़मीन में कानून बना हुआ है कि माता पिता की संपत्ति में बेटी का भी बराबर का हिस्सा है, यानी जो दिवंगत रमशा देवी की जो ज़मीन है राजस्व रिकॉर्ड में करीब 7 बीघा ज़मीन, वह उस ज़मीन में उसकी 2 बेटियों का हिस्सा भी मिलना चाहिए, ये कानून कहता है। कानून मैं नहीं कहता, कानून कह रहा है, और कानून के मुताबिक यानी करीब 7 बीघा ज़मीन में 3.5 बीघा ज़मीन गीता देवी को मिलनी चाहिए, और 3.5 बीघा ज़मीन कमला जो गीता की बहन है, लेकिन उसका देहांत हो चुका है, उसके परिवार में अब और कोई नहीं है, यानी बंटवारे में इनका भी हिस्सा होता है। लेकिन जो दत्तक पुत्र बना है यहाँ पर मोहन, जिस पर आरोप है कि पीड़ित पक्ष का, पीड़ित महिला का, कि उसने फर्जी तरीके से गोदनामा बनाया, फर्जी तरीके से उसने वसीयत तैयार की, उसने बिना गीता देवी को बताए, बिना गीता देवी की जानकारी में लाए, उसने SDM कोर्ट में जो गीता देवी के और कमला देवी के हिस्से वाली जो ज़मीन है उसका मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए उसने SDM कोर्ट में अपना दावा ठोका। करीब 3 साल तक यह मामला कोर्ट में चलता रहा। अब पीड़ित कमला देवी की मौत हो चुकी है, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, पुलिस की लड़ाई लड़ने के लिए, कागजी कार्रवाई चलाने के लिए उसके परिवार में कोई है नहीं। गीता देवी है, वह काफ़ी अनपढ़ है, करीब 55 साल की है, उसके एक बच्चा है, वो ज़्यादा जानता नहीं है, लड़का है, बालिग लड़का है, लेकिन वो इस तरह की कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में वह भी ज़्यादा जानता नहीं है। ये जो 2015 से लेकर 2018 तक गीता देवी और कमला देवी के जो माता पिता थे, उसकी जो हिस्से वाली ज़मीन है, इन दोनों बहनों की हिस्से वाली ज़मीन को अपनी
अपने नाम करवाने के लिए, क्योंकि वह दत्तक पुत्र बनने का वह पूरी तरह से तैयारी कर चुका था। कागज़ उसने 2001 में ही बना लिए थे फर्जी तरीके से। गोदनामा और वसीयतनामा यानी रमशा देवी ने एक तरीके से उन्हें गोद लेने का एक प्रमाण उसने खुद ने बना लिया था। तो उसी आधार पर उसने एसडीएम कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत किया कि जो रमशा देवी की जो संपत्तियां हैं, जो चाहे वो रुपए पैसा हो, चाहे और कोई चल और अचल संपत्ति है, उसमें अब उसके अलावा और किसी का भी हक नहीं बनता, क्योंकि रमशा देवी का वह दत्तक पुत्र है और वो अपने फर्जी गोदनामा और फर्जी वसीयत का जो उसके पास में जो दस्तावेज़ थे, जो पीड़ित पक्ष का कहना है कि उसके पास में जो फर्जी दस्तावेज़ थे गोदनामा और जो फर्जी वसीयत है, उस आधार पर उसने एसडीएम कोर्ट में गीता देवी और कमला देवी के ज़मीन के हिस्से की ज़मीन के ऊपर अपना मालिकाना हक जताने का उसने वहाँ पर एसडीएम कोर्ट में दावा ठोका। 3 साल तक मामला चला। इस मामले की जानकारी गीता देवी के पास में बिल्कुल भी नहीं थी कि कब ये दावा ठोका गया, कब क्या हुआ। पीड़िता का यही कहना है कि उसे कुछ जानकारी नहीं है और बाद में इस मामले में जो गीता देवी है उसे एक्स पार्टी मानते हुए कोर्ट ने जो गीता देवी और कमला देवी के हिस्से वाली जो ज़मीन थी उसका मालिकाना हक मोहन को रिकॉर्ड के का फर्जी गोदनामा और फर्जी वसीयत के आधार पर उसके नाम कर दिया। ये आरोप है पीड़िता गीता देवी का। पीड़िता का कहना है कि मुझे ये जो 3 साल तक कोर्ट में जो मामला चला है उसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। कोर्ट में क्या कागज़ प्रस्तुत किए गए, क्या नहीं किए गए, किस तरह से उसे एक्स पार्टी बाद में घोषित कर दिया गया, इस बात की भी उसे कोई जानकारी नहीं है। यानी उसे इस मामले में कोई जानकारी नहीं। हालांकि 3 साल तक मामला चला और उसके बाद में जो एसडीएम कोर्ट ने है उसने मोहन को गीता देवी और कमला देवी के हिस्से की ज़मीन का मालिकाना हक मोहन को दे दिया। तो इस तरह से ये पूरा फर्जी वाड़ा है, ये अंजाम दिया गया। पीड़िता का यही कहना है। अब पुलिस के अधिकारियों से जब मैंने बातचीत की तो पुलिस के जो एडिशनल एसपी हैं जयपुर ग्रामीण के धर्मेंद्र कुमार यादव, उन्होंने कहा कि देखिए, हम एसडीएम का ये जो एसडीएम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है और एसडीएम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हम कैसे जा सकते हैं। एडिशनल एसपी का कहना काफ़ी तर्कसंगत है। कोर्ट के फ़ैसले को पुलिस चैलेंज नहीं कर सकती, लेकिन पीड़िता ने इसी बात का तो मामला पुलिस थाने में दर्ज करवाया है कि जो फर्जी गोदनामा बना है, फर्जी वसीयत बनी है, उसकी पुलिस जांच करे। तो इस संदर्भ में एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि हमने एफएसएल में जो अंगूठा निशानी थी रमशा देवी की, उसके बारे में हमें पता करवाया। तो उस गोदनामे में और वसीयतनामे में जो अंगूठा निशानी थी उसमें स्याही ज़्यादा लगी हुई थी, इसलिए वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। तो हम किस आधार पर उस गोदनामे को और वसीयत को फर्जी माने। ठीक है, ये भी उनका कहना मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा कानून है, ऐसा अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि माता पिता की पैतृक संपत्ति में से बेटियों के हिस्से को डकारा जाए। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है। तो एसडीएम कार्यालय में जो कागजी कार्रवाई हुई, जिस तरह से पीड़िता का कहना है कि वहाँ पर फर्जी गोदनामा प्रस्तुत किया गया, फर्जी वसीयत प्रस्तुत की गई और बिना उसकी कोई जानकारी में लाए वहाँ पर 3 साल तक मामला चलता गया। तो ये जो सारा वहाँ पर जो जाल प्रपंच हुआ है, फर्जी वाड़ा हुआ है, इसी के परिप्रेक्ष्य में ही तो पीड़िता ने काला डेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो ये भी बात काफ़ी हद तक तर्कसंगत है। पीड़ित महिला की इस बात को बिल्कुल यह कहकर पुलिस नहीं झुठला सकती कि एसडीएम कोर्ट का जो फैसला है उसे पुलिस चैलेंज नहीं कर सकती। पुलिस ज़रूर इस मामले को आगे देख सकती है, क्योंकि एसडीएम कार्यालय में जिस तरह की जो एसडीएम को इस पूरे मामले में अंधेरे में रखा गया, एसडीएम कार्यालय में जिस तरह से गलत कागज़ पेश किए गए, तो कहीं ना कहीं एसडीएम के जो कार्यालय में भी कुछ कमियां, कुछ गलतियां हुई होगी। उसके आधार पर एसडीएम
कार्यालय थोड़ा अंधेरे में रहा और उसके आधार पर अपने उसके सामने जो कागज़ आए उसके आधार पर उन्होंने मोहन के पक्ष में पीड़िता महिला की ज़मीन के हिस्से का मालिकाना हक मोहन को दे दिया। तो ये जो पूरा जो फर्जीवाड़ा हुआ है, तो अगर इसमें गीता देवी मामले की जांच करवाने के लिए अगर पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही है तो पुलिस आखिर क्यों इसमें बच रही है? देखिए, ये ज़रूर, क्योंकि मैंने भी वो गोदनामा और फर्जी गोदनामा और वसीयतनामा देखा है। उसकी जो बनावट और जो आकृति है, जो वहाँ पे रमशा देवी के, जो गीता देवी की माँ है, उसकी जो अंगूठा निशानी लगी हुई है वह बिल्कुल क्लियर नहीं है, उसमें जगह जगह काट छाँट भी है। तो इस तरह का जो कोई फर्जी दस्तावेज बनता है तो वो अपने आप ही दूर से दिख जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ वहाँ पर ज़रूर गड़बड़ी हुई है और जो आरोप पीड़िता गीता देवी लगा रही है उसमें सच्चाई है, इस कहीं ना कहीं सच्चाई है। और पुलिस इस मामले में शायद गीता देवी की ठीक तरह से सुनवाई नहीं कर रही है। और गीता देवी एक अनपढ़ महिला है, विधवा महिला है, वह कहीं जा नहीं सकती, वह अधिकारियों के चक्कर नहीं काट सकती, वहाँ बैठ नहीं सकती, ठीक तरह से अपनी बात वहाँ पर समझा नहीं सकती। बस यहीं पे सारा काम अटका हुआ है। अब जो महिला है उसे न्याय की उम्मीद है। जयपुर ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल काफ़ी कर्मठ और काफ़ी एक सुलझे हुए आईपीएस ऑफिसर हैं। सब अगर फाइल उनके टेबल पे चली जाएगी, अगर वो कागजात देखेंगे तो निश्चित रूप से वे दूर से ही उस फाइल को देखकर उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो गीता देवी आरोप लगा रही है फर्जीवाड़े के, जो मुकदमा दर्ज हुआ है वह कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सच है। मेरी एडिशनल साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने कहा साहब उसका भी रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाएगा, विधवा महिला है, कमाने वाला कोई है नहीं। तो उन्होंने कहा कि पुलिस ज़मीन किसी को दिलवा नहीं सकती, पुलिस का काम ज़मीन दिलवाना नहीं है। बात उनकी बिल्कुल सच है, मैं एडिशनल साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पुलिस का काम ज़मीन दिलवाना नहीं है, लेकिन जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, जिन्होंने 420 की, उनको चिन्हित करके उन्हें पकड़ना, उन्हें गिरफ्तार करना, ये पुलिस का काम ज़रूर है। तो ये पुलिस अगर इस काम की तरफ अगर अपनी जांच को आगे बढ़ाए तो ज़रूर उस महिला को न्याय मिलेगा और पुलिस के प्रति उस महिला का जो भरोसा है, विश्वास है, वह मजबूत होगा और महिला को भी ऐसा लगेगा कि हाँ, राजस्थान पुलिस किसी विधवा महिला की सुनवाई करती है, महिलाओं की सुनवाई करती है। ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल काफ़ी बहुत ही अब तक बहुत से अनसुलझे, जो काफ़ी कठिन और जटिल जो केस होते हैं उनको सुलझाने में माहिर हैं। पुलिस जयपुर ग्रामीण में जो पुलिस अधिकारी हैं, जो एसएचओ हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, उनमें भी उनकी काफ़ी अच्छी लोकप्रियता है। कहते हैं बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और अच्छे ऑफिसर भी हैं। अगर वे इस फाइल को मंगवाएंगे, देखेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें ये लगेगा कि जो पीड़िता देवी आरोपी लोगों के खिलाफ़ उसने जो आरोप लगाए हैं वे बिल्कुल सच हैं। और अगर सच हैं तो पुलिस को ज़रूर जो इस पूरे मामले में घालामेली हुई है, जिस तरह की घालामेली की आशंका पीड़िता ने प्रकट की है, पुलिस ज़रूर इस मामले को देखे ताकि महिलाओं का जयपुर जिला ग्रामीण पुलिस के प्रति भरोसा और विश्वास बढ़ सके। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है अगर कोई मेरे पास में पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसकी सुनना। मैं कोई यहाँ पे नेतागिरी नहीं कर रहा। अगर पुलिस अधिकारियों को ऐसा लगता है कि मैं क्यों इस महिला के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो इस बात को आप ये अच्छी तरह से भी आप ये देखिएगा कि मुझे रिपोर्टिंग करते हुए 20 साल हो गए हैं। एक भी पुलिस स्टेशन में मेरे के ख़िलाफ़ किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है। मैं जो भी सच्चाई वाला जो बात होती है वह मैं आपके सामने रखता हूं। और जिस तरह का मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे को एडिशनल एसपी साहब ने ये कहा कि यार आप क्यों इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं पत्रकारों को जानता हूं, मुझे ये बात काफ़ी चुभी दोस्तों, क्योंकि हो सकता है उन्होंने एडिशनल एसपी धर्मेंद्र कुमार यादव ने किस वे में ये बात कही है
कुछ पुराने अनुभवों के आधार पर उन्होंने ये बात कही होगी, लेकिन मैं एडिशनल एसपी साहब को भी ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उन्हें मेरी ईमानदारी पर या मैं क्यों इस मामला को इतना आगे बढ़ा रहा हूँ या क्यों मैंने ये वीडियो बनाया, तो मैं मेरी ईमानदारी के लिए आप जो जयपुर पिंक सिटी प्रेस क्लब के जो 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं एल शर्मा, आप उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हैं। बिल्लू बना वीरेंद्र सिंह, वे भी 4 बार पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और भी बहुत से सीनियर संपादक हैं, मैं यहाँ पे नाम क्या लूँ, आप सबसे पूछ सकते हैं कि मैंने बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता की है एडिशनल एसपी साहब। इसलिए आप मुझ पे ये संदेह मत कीजिए कि ये ज़मीन का मामला है तो मैं क्यों दिलचस्पी लेके उनके पास में आया या मैं क्यों पीड़ित महिला की बात लेकर उनके पास में आया। आप सिर्फ पीड़ित महिला को न्याय दिला दीजिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। नमस्कार दोस्तों।